हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कार्तिकी शर्मा और आज हम जेनेटिक्स के टॉपिक क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो क्रोमोसोम रिगार्डिंग है, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसका स्ट्रक्चर, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है और जितने भी क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर पार्ट से आपके जेआरएफ एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन सब क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। वो करने से पहले हमें जेनेटिक्स के लिए कौन सी बुक रेफ़र करनी चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू मी फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स बाय बी.डी. सिंह ये बेस्ट बुक रहेगी। इसमें आप आई थिंक आपके जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं वो सब इसमें कवर्ड हैं। बट इन केस आपके पास टाइम कम है और आप थोड़ा बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देना चाह रहे हो साथ साथ में, अगर वो भी आपके इतने कंप्लीट नहीं हुए, तो एलिमेंट्स ऑफ जेनेटिक्स बाय फुंदन सिंह इज़ ऑल्सो अ गुड बुक। आई थिंक यू कैन रिफर टू दैट बुक ऑल्सो, बट अकॉर्डिंग टू मी फॉर गेटिंग योर every concept clear you should refer fundamentals of genetics by B.D. Singh. B.D. Singh book is actually very good book. Now what are the different terms which are related to chromosome? Like हमें पता है what is genetic material, तो हमें genetic material सुनते ही हमें आता है कि DNA और RNA। बट अगर कभी डेफिनेशन के टाइप में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या है, व्हाट इज़ जेनेटिक मटेरियल। देन क्रोमोसोम खुद क्या होता है, क्रोमेटिड्स क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिन, होमोलोगस, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, कैरियोटाइप, आइडियोटाइप, ये सब पढ़ने में देखने में बहुत आसान लग रहे हैं। इस पूरी वीडियो में मैंने जो एक एक चीज़ हर एक टर्म को एक्सप्लेन किया है वो मैंने प्रॉपरली बी.डी. सिंह की लाइन्स ही यूज़ की हैं, प्रॉपर उन्हीं को ही यहाँ पे रेफरेंस में रखा है। तो अगर आप इसको पढ़ लोगे तो आप अगर बुक को पढ़ने जाओगे उसके बाद वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हार्डली यू कैन रीड दैट चैप्टर इन विद इन 1 to 1.5, आई मीन 1 to 1.5 hour। सो नाउ फर्स्ट, व्हाट इज़ जेनेटिक मटेरियल। तो कोई भी मटेरियल, चाहे वो प्लांट हो, चाहे माइक्रोब्स में हो, चाहे एनिमल में हो, कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म में हो, जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को किसी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करे। नाउ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है। सो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मीन्स लाइक आपकी आइज़ कैसी हैं, लाइक हाउ योर आई शुड लुक, आपकी हाइट क्या होगी। लाइक कुछ जेनेटिक्स मतलब कि हमें पता है कि कुछ ऐसी डिजीज़ भी होती हैं जो कि ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। तो इन सब की इंफॉर्मेशन कहाँ कंटेन होती है, जो मटेरियल इन इंफॉर्मेशन को किसी एक जनरेशन में लाइक पेरेंटल जनरेशन से किसी नेक्स्ट जनरेशन में पास करे, लाइक उनके ऑफस्प्रिंग्स में पास करे या उनके ऑफस्प्रिंग्स के ऑफस्प्रिंग्स में पास हो, वो लाइक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होती है, अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। अगर जो मटेरियल इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो जेनेटिक मटेरियल है। तो हमें पता है आरएनए और डीएनए ये दो टाइप्स के ही ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि अपने इंफॉर्मेशन को किसी एक जनरेशन से किसी दूसरे जनरेशन में पास कर सकते हैं। तो डीएनए तो मेजॉरिटी ऑफ केस में हमें पता है डीएनए इज़ द ओनली जेनेटिक मटेरियल विच इज़ मेनली प्रेजेंट इन केसेस ऑफ एनिमल, ह्यूमन बीइंग एंड मोस्ट ऑफ द अदर प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। But in case of viruses, we know some of the examples of viruses like retroviruses where we found RNA as the genetic material. So what is the main difference between the RNA and DNA? तुम्हें पता है कि जनरली इन चारों में 4 बेसिक नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, बट सिर्फ एक बेस का डिफरेंस होता है RNA और DNA में, दैट RNA कंटेन यूरासिल इन प्लेस ऑफ थायमिन। ठीक है, जब इन थायमिन के जगह पे व्हाट इज प्रेजेंट इन आरएनए, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ यूरासिल। सो नाउ अब हम पढ़ेंगे लाइक ये जैसे ये स्लाइड खुली, तो जैसे मैं पढ़ती थी तो मेरे टाइम पे भी अगर कुछ ऐसी स्लाइड खुले जिसमें इतना कंटेंट है तो एक बार के लिए लगता है कि काफ़ी कुछ है, बट आई थिंक यू शुड ट्राई टू रीड दैट लाइन्स ना, दे आर एक्चुअली वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बुक्स बी.डी. सिंह की ही बुक से ही मैंने सारे के सारे कंटेंट को कॉपी किया है। तो यू कैन सी लाइक व्हाट इज़ क्रोमोसोम। तो हमारे माइंड में अगर जब भी हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ते हैं तो क्या आता है, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर आता है। तो कोई भी एक रोड शेप स्ट्रक्चर ये इस तरीके से दिखता है। मेन तो कोई रोड शेप स्ट्रक्चर है जो कि डार्कली स्टेन्ड बॉडीज़ होती हैं,
रोड शेप डार्कली स्टेन्ड बॉडीज, लाइक आप अगर माइक्रोस्कोप के अंडर अगर इसको जनरली मेटाफेज में, हमें पता है ना बेस्ट फेज, अभी आगे चल के हम सेल साइकिल भी डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि क्यों मेटाफेज इज़ द बेस्ट फेज जिसमें आप क्रोमोसोम को विजुअलाइज कर सकते हो, या आपको मेनली किस फेज ऑफ सेल साइकिल में क्रोमोसोम की स्टडी करनी चाहिए, तो वी नो दैट इज़ द मेटाफेज। तो मेटाफेज के अंदर आप क्रोमोसोम को देखोगे तो दे आर सीन एज, सो हमें मेटाफेज के अंदर बेस्ट फेज होता है जिसमें आप मेनली आप क्रोमोसोम को विजुअलाइज कर सकते हो माइक्रोस्कोप में। तो उस टाइम पे वो किस तरीके से दिखते हैं उनको अगर आप देखोगे तो दे आर यूजुअली सीन एज, तो दे आर सीन एज रॉड शेप डार्क स्टेन्ड बॉडीज़ जो कि बेसिक डाई लेती है। लाइक हमें पता है कि जो डीएनए है वो एसिडिक इन नेचर होता है, तो हमको कोई भी अगर एसिडिक मटेरियल को देखना है माइक्रोस्कोप में तो हमें उसे स्टेन करना पड़ेगा। स्टेनिंग ऑफ क्रोमोसोम इज़ डन और वो किसी एक बेसिक डाई से की जाती है जिसके थ्रू फिर वो आपको अच्छे से दिख सकते हैं। तो हमें ये रोड शेप वर्ड याद रखना है और डार्क स्टेन्ड बॉडीज़, इसी वजह से इनका नाम क्रोमोसोम पड़ा है। किसने नाम दिया था? टर्म क्रोमोसोम वाज गिवन बाय वॉल्डियर। वॉल्डियर ने 1888 में दिया था। ये क्यों दिया था? क्योंकि क्रोमोसोम का एक्चुअल मतलब क्या होता है? क्रोमा मीन्स कलर, सोमा मीन्स बॉडी, मतलब कलर बॉडी। दे आर नेम एज क्रोमोसोम बिकॉज ऑफ देयर मार्क्ड एफिनिटी। उनकी जो एक एबिलिटी है कि वो बेसिक डाइज को बहुत अच्छे से ले सकते हैं, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच दे आर स्टेन्ड रेदर डीपली वाइल द रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म रिमेन रिलेटिवली अनस्टेन्ड। जब आप उसमें देखते हो तो वो क्रोमोसोम्स आपको इस तरीके से दिखते हैं। बाकी जितना भी साइटोप्लाज्म है, अगर मैं उसको किसी और कलर से दिखाने का ट्राई करूँ, लाइक ये पूरा साइटोप्लाज्म है, इसमें ये कलरलेस है, या इसको इमेजिन करो कलरलेस है, तो इसमें आपको क्रोमोसोम प्रॉपर्ली अलग तरीके से अलग कलर में अच्छे से रॉड शेप बॉडीज़ दिखती हैं, और इसी वजह से वॉल्डियर ने इनको नेम दिया था क्रोमोसोम। तो इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किया था? तो सेल डिवीजन में मेटाफेज पढ़ते टाइम ही, जब पूरा मेटाफेज, प्रोफेज, ये सारे फेजेस जब पढ़ रहे थे प्लांट में, तो स्ट्रॉसबर्गर ने देखा कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो डिवाइड होते हैं और फिर डॉटर सेल्स में ट्रांसफ़र होते हैं। तो उनको मेनली डिस्क्राइब सबसे पहले स्ट्रॉसबर्गर ने किया था और टर्म क्रोमोसोम वॉल्डियर ने दी थी। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों ही पूछे जा सकते हैं। ये मेनली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में फर्स्ट स्टेटमेंट ये दी जा सकती है एग्जैक्ट, एंड सेकंड स्टेटमेंट ये दी जा सकती है, और बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है। तीसरी इसको भी ऐड कर सकते हो अगर वो क्रोमोसोम रिगार्डिंग ये सारी स्टेटमेंट्स देंगे तो एक क्वेश्चन तो इस तरीके से आएगा क्रोमोसोम की, अगर बेसिक उसकी डेफिनेशन या उसकी डिस्कवरी रिगार्डिंग आएगा तो इस तरीके से आएगा। नाउ क्रोमेटिड, तो पहले हम पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। ईच मेटाफेज क्रोमोसोम अपीयर्स टू बी लॉन्गिट्यूडिनली, लॉन्गिट्यूडिनली मतलब इस तरीके से, ये ऐसा डिवीजन होगा, ये वाला डिवीजन, डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट ईच ऑफ विच इज नोन एज क्रोमेटिड। सो हमें पता है क्रोमोसोम जब सिंथेसिस एस फेज से निकलते हैं इंटरफेज के, तो इस तरीके से रेप्लिकेट हो जाते हैं, और जो सिंगल क्रोमेटिड है वो डबल क्रोमेटिड हो जाता है। ठीक है, दो क्रोमेटिड्स बन जाते हैं जो कि बिल्कुल कार्बन कॉपी होते हैं एक दूसरे के। तो ये एक पॉइंट पर एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर है, और जो ये दो अलग कलर से अगर इसको रिप्रेजेंट किया जाए तो ये जो दो बॉडीज़ हैं, एक ये और एक ये दो क्रोमेटिड्स हैं, सिंगल क्रोमोसोम टू क्रोमेटिड्स, और ये कब होता है? सिंथेसिस फेज के बाद। नाउ द टू क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम अपीयर्स टू बी जॉइंट और फ्यूज्ड, not actually या really fused, they are only held together rather closely together at a point called centromere। अगर वो एक्चुअल में फ्यूज हो जाते हैं तो फिर वो डिवाइड कैसे होते हैं? जब ये स्ट्रक्चर्स को डिवाइड होना पड़ता है, एक स्पिंडल पे जाता है, एक दूसरा स्पिंडल पोल पे जाता है स्पिंडल फाइबर के थ्रू, तो उस टाइम पे उनको अलग होना पड़ता है, इसलिए वो एकदम से वो सेंट्रोमियर पे एक्चुअल में जुड़े नहीं होते, बस एक स्ट्रक्चर से कुछ प्रोटीन के थ्रू विद द हेल्प ऑफ सब प्रोटीन्स वो एक साथ, जिसे हम स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम SMC प्रोटीन्स कहते हैं, उन प्रोटीन्स के थ्रू ये एक दूसरे से इस पॉइंट पे फ्यूज रहते हैं।
फ्यूज़ और कनेक्टेड रहते हैं, और जिस पॉइंट पे इनका सेपरेशन का टाइम हो जाता है तो वो प्रोटीन डिज़ोल्व हो जाते हैं और ये आसानी से दो डिफरेंट पोल्स पे जा सकते हैं। Now, the two chromatids of a chromosome separates from each other during mitotic anaphase. और मियोसिस होगा तो एनाफेज सेकंड में, क्योंकि एनाफेज फर्स्ट में तो दो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, एनाफेज सेकंड में जो क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट होंगे और मूव करते हैं अपोजिट पोल्स पर। एज अ कॉन्सिक्वेंस ईच क्रोमोसोम इज नाउ रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल क्रोमेटिड ड्यूरिंग टीलोफेज, क्योंकि इंटरफेज से पहले तक आपका क्रोमोसोम एक सिंगल क्रोमेटिड से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटरफेज में एस फेज के अंदर वो रेप्लिकेट होता है, डुप्लीकेट होता है और वो सेकंड क्रोमेटिड उसके साथ बनता है। The DNA in such chromosome composed of a single chromatid replicate during the synthesis phase of the interphase to produce an identical copy of itself, so that during prophase and metaphase each chromosome is made up of two chromatids। तो मैंने अभी जो बताया एग्जैक्टली वही बात है कि सिंथेसिस फेज के बाद आप देखोगे तो उसके अंदर जब प्रोफेज मेटाफेज में आपको दो क्रोमेटिड्स होते हैं वो सिंथेसिस फेज में वो बनाता है। और सिंस द टू क्रोमेटिड मेकिंग अप क्रोमोसोम आर प्रोड्यूस टू रेप्लिकेशन ऑफ अ सिंगल क्रोमेटिड, देयरफॉर दे आर रेफर्ड टू एज सिस्टर क्रोमेटिड्स। सो आप ये देखो, ये बोलना चाह रहा है कि ये आपका नॉर्मल सिंगल क्रोमेटिड था, ठीक है। अगर मैं एक सेकेंड इसको प्रॉपर दोबारा से बनाना चाहूँ तो ये था सिस्टर क्रोमेटिड, इसमें रेप्लिकेशन हुई इस पॉइंट से इसके अंदर, अगर डिफरेंट कलर से करें तो ये एक और दूसरा क्रोमेटिड बना। सो इन रियलिटी में तो जो इसमें जीन्स थे वही एग्जैक्ट रेप्लिकेट होकर इसमें आ गए होंगे। जो लोकस इसमें था, मतलब जो जीन्स के बारे में हर लोकस पे जो इन्फॉर्मेशन इसमें थी वही इन्फॉर्मेशन डिट्टो इसमें है, इस वजह से इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। और यहीं अगर दो इसी के साथ अगर मैं होमोलोगस क्रोमोसोम लूँ, इसका दूसरा ये एक क्रोमोसोम, ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम की भी शेप साइज लोकस बिल्कुल सेम होता है, जीन लोकस भी सेम होता है। यहाँ पर अगर हाइट का जीन है तो इधर भी हाइट का जीन होगा, बट यहाँ पे जो जीन है जिसमें जो अलील होगा वो कैपिटल एच भी हो सकता है, स्मॉल एच भी हो सकता है, यहाँ पे वो कैपिटल एच भी हो सकता है, स्मॉल एच भी हो सकता है। तो ये जो क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं है। ये दोनों क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ये दोनों सिस्टर हैं, पर ये क्योंकि एक दूसरे के साथ रेप्लिकेशन का प्रोडक्ट नहीं है, मतलब इसकी रेप्लिकेशन का ये प्रोडक्ट नहीं है, इस वजह से वो उसके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होंगे। तो नॉन सिस्टर और सिस्टर क्रोमेटिड में इस तरीके से स्टेटमेंट पे आ सकता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, दे आर रेफर टू एज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, और सिंगल क्रोमोसोम के जो दो क्रोमेटिड्स हैं जो एक दूसरे से हेल्ड होते हैं एट द सेंट्रोमियर, दे आर रेफर टू एज सिस्टर क्रोमेटिड्स। नाउ यहाँ इस डायग्राम में सब क्लियर है कि आप इस पॉइंट पे देखो, देखो यहाँ पे दो अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, दिख गया। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम दो हैं, क्रोमेटिड्स कितने, 2। ये आप देख सकते हो 1 2, ये सेंट्रोमियर है। डुप्लीकेशन हुई कब होएगी, ड्यूरिंग सिंथेसिस फेज, लाइक ये माइटोसिस हो रही है, ये इंटरफेस है, तो इसमें G1 S और G2 फेज आता है ना, तो S फेज में रेप्लिकेशन होती है सिंथेसिस फेज के टाइम, तो उस टाइम में डुप्लीकेट हुए, तो इसने अपना एक डुप्लीकेशन बनाया, इस वाले ने अपना एक डुप्लीकेटेड क्रोमेटिड बनाया। तो अब ये और ये दोनों जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम है लेट, तो इनके ये जो दो क्रोमेटिड्स हैं ये सिस्टर हैं, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, और ये आपसी में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, और ये दो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम हैं। अभी भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने, 2, और क्रोमेटिड कितने, 4। ना क्रोमेटिन क्या होता है, तो क्रोमेटिन सिंपली कोई भी मटेरियल जिससे आपका क्रोमोसोम बना है, ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए नहीं आता। लाइक अपने जो हमारे टाइम पे क्वेश्चन आया नहीं था, बट हमारे जो सीनियर्स के टाइम से, मतलब कि JRF 2022 से पहले, आई थिंक 2023 में भी नहीं है, 2022 में भी नहीं है, पर उससे पहले उससे जस्ट 1 साल पहले शायद JRF में क्वेश्चन आया हुआ है कि क्रोमोसोम इज कम्पोज्ड ऑफ DNA, RNA, DNA and RNA, DNA, RNA and protein. Most of the student answered the question as DNA and RNA, but chromosome is composed of DNA, RNA and protein, तीनों से मिलकर बना हुआ है।
और इन तीनों को मिला के क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। तो क्रोमेटिन जब कंडेंस होता है तो वो क्रोमेटिड बनता है, ठीक है। क्रोमेटिन मटेरियल है ये, क्रोमेटिन है ये, डीएनए आरएनए प्रोटीन, इन दोनों को कंडेंस कर लो आपको, मतलब ये डीएनए है, इसके साथ प्रॉपर प्रोटीन्स प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है, इन सब से मिलकर जब आपका ये क्रोमोसोम बने, ठीक है, इन सब से मिलकर क्रोमोसोम बनता है और इन मटेरियल को क्रोमेटिन बोलते हैं। तो आई थिंक आप लोग नहीं इसमें अब इस टाइम, तो आई डोंट थिंक सो आप लोगों को कोई दिक्कत होगी ना। होमोलोगस और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, तो हम लोग जब इसके बारे में सोचने बैठे कि क्या होते हैं, तो सिंपली दो क्रोमोसोम्स है, एक पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं हमारे क्रोमोसोम, हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके सेल के अंदर, तो उस पेयर को होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम में पता है कि सेम टाइप ऑफ जीन कंटेन करते हैं, सेम टाइप की लेंथ होती है, पर एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। तो क्रोमोसोम्स, ऐसे दो क्रोमोसोम्स, ये दो क्रोमोसोम है जो लेंथ वाइज, जीन वाइज, लोकस वाइज, ये जीन का लोकस है, ये लोकस है। अगर सपोज ये स्मॉल ए कर रहा है, लाइक सेम जीन है, लाइक इट्स अ जीन फॉर हाइट, तो ये दोनों हाइट का ही जीन कंटेन करेंगे और बिल्कुल सेम जगह पे करेंगे। हाँ, वो स्मॉल ए कैपिटल ए हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, बट करेंगे हाइट का जीन ही अपने अंदर की। अगर ये हाइट के रिगार्डिंग जीन है यहाँ पर, अगर इस क्रोमोसोम पे, तो इसमें भी जो सेंट्रोमियर की लेंथ होगी, अगर सपोज इट्स मेटासेंट्रिक, तो दोनों ही मेटासेंट्रिक होंगे। जो लेंथ होगी क्रोमोसोम की, वो दोनों की इक्वल होगी। तो जीन का सीक्वेंस, लाइक पहले हाइट की है, सपोज पहला जीन हाइट का है, दूसरा जीन आई का है, तीसरा कोई डिजीज का है, तो अगर ये सीक्वेंस में उस एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, तो उसके होमोलॉग में भी यही सीक्वेंस होगा इन तीन जीन्स का, जो कि इसके नए क्रोमोसोम में, उसके होमोलोगस क्रोमोसोम में फॉलो होगा। समझ गए? नाउ सेम बात इसमें, ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनमें भी जीन पी क्यू, लोकस क्यू आर है, सेंट्रोमियर भी बिल्कुल सेम लोकेशन पे, तो ये दोनों भी होमोलोगस क्रोमोसोम है, हाइट वाइज भी बिल्कुल सेम है। बट इन दो को देखो, अब ग्रीन और ब्लू वन को देखो, इन दो को देखो, तो ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, बिकॉज इस लोकस पे यहाँ पे ए जीन के लिए लोकस है और यहाँ पे पी के लिए है। इन दोनों के हो सकता है कि चलो सेंट्रोमियर की लेंथ सेम है, बाकी सब सेम है इन दोनों क्रोमोसोम का, बट जीन ही डिफर कर गए, तो ये अपने आप ही नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। तो इस बारे में इस चीज़ को समझना आसान है, जो मुश्किल है वो होता है इसकी डेफिनेशन को, उस टाइम पे उस डेफिनेशन को देखकर उस चीज़ को आंसर करना। लाइक वहाँ पे जब आपसे पूछा जाएगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, व्हाट आर द कंडीशंस सेटिस्फाइड बाय द होमोलोगस क्रोमोसोम और द क्रोमोसोम क्रोमोसोम टू बी होमोलोगस टू ईच अदर, तो बोलेंगे सेम जीन सीक्वेंस, लोकाई मीन्स जीन पोजीशन, सेंट्रोमियर लोकेशन, क्रोमोसोम लेंथ, ऑल ऑफ दीज, या फिर आ सकता है ऑप्शन ए बी सी डी। तो इस तरीके से तो हो सकता है क्रोमोसोम लेंथ में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए, बाकी सब तो बिल्कुल सही है। ये तो मुझे आई डोंट थिंक सो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है आंसर करने में, पर क्रोमोसोम लेंथ को देखकर पक्का कन्फ्यूजन क्रिएट होता। तो क्रोमोसोम लेंथ के मतलब कि क्राइटेरिया में भी दो क्रोमोसोम्स होमोलोगस तभी होंगे जब उनकी लेंथ भी सेम होगी। नाउ एक इसी के साथ ये मैंने हेट्रोजाइगोट होमोजाइगोट लिखा है, तो ये पॉइंट भी यहीं समझ लो। होमोलोगस क्रोमोसोम और होमोजाइगस इंडिविजुअल, इनमें डिफरेंस होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम तो आई थिंक आप समझ चुके हो, बट यहीं पर ही इस होमोलोगस क्रोमोसोम में जो ये एक जीन का लोकस है ना, जहाँ पे कोई भी जीन फॉर कोई भी एक एनी कैरेक्टर है, किसी भी कैरेक्टर के लिए जो जीन है, वो अगर दोनों में ही स्मॉल ए होता या फिर दोनों में ही कैपिटल ए होता, तो ऐसे इंडिविजुअल को इस पर्टिकुलर जीन के लिए होमोजाइगस बोलते हैं। बट यहीं अगर ये जीन दोनों के अंदर डिफरेंट होता, मतलब एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए, इसी चीज़ को हम हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल बोलते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर जीन ओनली।
ठीक है। आई थिंक ये क्लियर है कि होमोजाइगस, होमोलोगस, हेट्रोजाइगस, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम ये होते क्या है ना, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो देखो आप अगर कोई भी सपोज ये हैप्लॉइड कंटेंट, डिप्लॉइड कंटेंट का सिंपल मतलब है कि न्यूक्लियस में उस टाइम पे कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम या कितना आपका न्यूक्लियर कंटेंट कितना प्रेजेंट है। तो अगर एक क्वेश्चन तो ये है कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें लोएस्ट क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट है, तो हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस यही नाम है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। एक डिप्लॉइड या जो सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर है, मींस कोई भी टिश्यू जो कि आपके कहीं ना कहीं ये नहीं बनाता, गैमेट्स नहीं होता, गैमेट्स प्रोडक्शन में नहीं इन्वॉल्व होता, जनरेटिव टिश्यू नहीं होता, तो उन टिश्यूज़ को सोमैटिक टिश्यूज़ बोलते हैं। सोमैटिक टिश्यूज़ के किसी भी सेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है उसे सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर बोलते हैं। तो इसमें 2n इज इक्वल टू 4 है, तो ये दिस 2n रिप्रेजेंट द डिप्लॉइड कंटेंट। नौ जब कोई भी जनरेटिव टिश्यूज़ होते हैं जो आगे फर्दर ऐसे आपके गैमेट्स बनाने वाले हैं, तो इन गैमेट्स में कंटेंट हमेशा हाफ होता है, क्योंकि दो गैमेट्स फ्यूज़ होके आगे फर्दर रिस्टोर करते हैं नॉर्मल आपके जो जितना भी डीएनए का कंटेंट होना चाहिए उसको। अगर इनकेस इनमें कंटेंट अगर पेरेंट सेल से कंप्लीट जाता, हाफ ना होके जाता, तो फिर वो दोनों जब दो फ्यूज़ होते तो आपके अंदर डीएनए का कंटेंट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में जिस जो कि इन दोनों के फ्यूजन से जो जाइगोट बनेगा उसमें डबल हो जाता, नॉर्मल पेरेंटल के कंपैरिजन में डबल हो जाता, और फिर वो कहीं ना कहीं डिसऑर्डर हो जाता है किसी भी तरीके का। लेकिन हमें पता है ना कि ये जो आप बोलते हैं कि इसे प्लांट में बहुत कॉमन है, लाइक टेट्राप्लॉइड प्लांट है, तो वो इन्हीं वजह से होता है। ठीक है, तो ये सब मेन एक तरीके से डेविएशन ही तो है नॉर्मल क्रोमोसोम से, क्रोमोसोम कंटेंट से। सो आप इसमें देखो लाइक इंटरफेस के अंदर 2n इज इक्वल्स टू 4 है, ठीक है, सेल के अंदर जो कि डिप्लॉइड कंटेंट है। मियोसिस, अगर मियोटिक सेल साइकिल में अगर अंडरगो हो रहा है वो सेल, इफ दैट सेल अंडरगोज एनी मियोटिक सेल साइकिल, तो उसमें हमें पता है कि मेटाफेज में दिट्स 4 क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमेटिड होगा, पर इंटरफेस में दैट क्रोमेटिड विल गेट डुप्लीकेटेड। Also during the metaphase first you will get those 4 chromosome arranged on the metaphasic plate। ये मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज हो चुके हैं। इस टाइम पे जो ये क्रोमोसोम, ये मेटाफेजिक प्लेट है, ये सेंट्रोमियर इनका मेटाफेजिक प्लेट पे आकर अटैच हो गया, ये मेटाफेज 1 है। और उसके बाद टीलोफेज फर्स्ट और सेकंड जब होगी तो फाइनल रिजल्ट यही होने वाला है कि ये हैप्लॉइड 4 गैमेट्स बनने वाले हैं। एक सेल से 4 सेल बनते हैं, तो ये 4 डॉटर सेल्स होंगे, ये चारों गैमेट्स होंगे एक तरीके से, नॉट डॉटर सेल्स। और इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे फ्रॉम 4 to 2, एंड ये जो प्लॉइडी है वो 2n से प्लॉइडी विल गेट रिड्यूस टू n, बिकॉज नॉर्मली 2n 4 के इक्वल था और अब क्रोमोसोम 2 हो गए हैं, तो एज द क्रोमोसोम हैज डिक्रीज्ड और हैव रिड्यूस टू 2 और हाफ, दैट्स वाई द प्लॉइडी इज ऑल्सो गेट रिड्यूस टू हाफ, तो 2n से n हो गया, और इसको बोलते हैं हैप्लॉइड और इस 2n को बोलते हैं डिप्लॉइड। और रीज़न हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का सिंपल सा आपको ये है कि फ्यूजन के बाद रिस्टोर करना एक नॉर्मल क्रोमोसोम कंटेंट को और अपने न्यूक्लियर कंटेंट को, यही मेन क्राइटेरिया होता है कि वाई अ सेल अंडरगो अ मियोटिक सेल डिवीजन बिफोर इन प्रोड्यूसिंग द गैमेट विच फर्दर फ्यूज एंड रिस्टोर्स द नॉर्मल zygotic और नॉर्मल न्यूक्लियर कंटेंट in the daughter cell. So now what is karyotype and what is idiotype? तो अभी पहले इसको पूरे पेज को की एक एक लाइन समझने से पहले हम एक बार इसका डायग्राम देखते हैं। तो सपोज कोई इंडिविजुअल है, लेट्स सपोज देयर इज अ इंडिविजुअल विच हैव 10 क्रोमोसोम इन इट्स सोमैटिक टिश्यू इन अ सोमैटिक सेल। तो जब उन 10 क्रोमोसोम है तो इसका मतलब है 5 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जब हम उन होमोलोगस क्रोमोसोम्स को या क्रोमोसोम को अरेंज करते हैं उनके साइज़ के बेस पे, या फिर हम जब उसकी एक मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं उन पर्टिकुलर क्रोमोसोम की उस सेल में, और फ्रॉम सबसे
लार्ज सबसे पहले और सबसे छोटा सबसे लास्ट में अगर उस हिसाब से अरेंज करते हैं तो उस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को हम कैरियोटाइप बोलते हैं, और वी कॉल्ड इट एट कैरियोटाइपिंग। ठीक है, और ये हमेशा टू एंड डिप्लॉयड कंटेंट का ही किया जाता है, मतलब कि हम दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को साथ में शो करते हैं, दोनों की ही पिक्चर अपने एक साथ रिप्रेजेंट की जाती है। बट अगर हम इसी चीज़ को अगर अपने हाथों से एक डायग्राम रिप्रेजेंट करें, जो कि प्रॉपर जो आपको कैरियोटाइप में दिख रहा है, जो पिक्चर्स में दिख रहा है, वही एकदम डिटो सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आपको दे कि इसका सेंट्रोमियर कहाँ है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहाँ पे है उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम में, आप सब कुछ रिप्रेजेंट करो, बट सिर्फ और सिर्फ हाफ के लिए, मीन सिर्फ हैप्लॉइड कंटेंट के लिए, क्योंकि कोई नीड नहीं है सेम टू सेम एक और क्रोमोसोम सेम। ये क्या, अगर मैं इसका होमोलोगस बनाऊंगी तो बिल्कुल सेम टू सेम इसके जैसा ही बनेगा ना, तो फालतू काम बढ़ाने की, लोड बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ एन कंटेंट के लिए, हैप्लॉइड कंटेंट के लिए है, जब हम डायग्रामेटिकली उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आइडियोटाइप कहलाता है, और जब उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं तो उसको हम कैरियोटाइप कहते हैं। अब इनसे रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो जो पूछे जा सकते हैं, वो एक तो ये था कि क्या डिप्लॉयड कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है और क्या हैप्लॉइड कंटेंट को, क्या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कौन सी है और डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कौन सी है। तो अब हम पढ़ते हैं इनकी क्या डेफिनेशंस हैं। तो जब लेट मी रीड दिस पैराग्राफ फॉर यू। द जनरल मॉर्फोलॉजी, दैट इज द साइज ऑफ क्रोमोसोम, द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर्स, the presence of secondary construction, and the size of satellite bodies of the somatic chromosome complement of an individual constitutes its karyotype। तो आपके पर्टिकुलर सोमैटिक क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट, एक तो इस पॉइंट पे ध्यान देना है, और उन क्रोमोसोम्स की सारी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, जब कोई चीज़ कोई पिक्चर आपको रिप्रेजेंट करे तो डेट इज नोन एज कैरियोटाइप। अब कैरियोटाइप रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अरेंजिंग द क्रोमोसोम ऑफ सोमैटिक कॉम्प्लीमेंट इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, कीपिंग देयर सेंट्रोमियर इन अ स्ट्रेट लाइन। Thus the longest chromosome is placed on the extreme left and the smallest one is represented on the extreme right। और जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जिसे हम एलोसोम्स कहते हैं, ऑटोसोम्स एंड एलोसोम, ऑटोसोम रिप्रेजेंट्स द सोमैटिक क्रोमोसोम्स एंड एलोसोम्स रिप्रेजेंट द सेक्सुअल क्रोमोसोम और द सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज एक्स एंड वाई। तो हम कभी कभी तो इनको एक्सट्रीम लेफ्ट पर रखते हैं, एक्सट्रीम राइट पे, सॉरी, दे आर प्लेस एट द एक्सट्रीम राइट। पर अगर जनरल अगर हम उसको अगर इसको हम अरेंज करने लगे तो कॉमनली उनको हम अगर अरेंजमेंट में बहुत लोग इसको उसकी पोजीशन, उसकी साइज़ की पोजीशन के बेस पर ही अरेंज करते हैं। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, एक्सट्रीम राइट पे भी रख सकते हो, और यू कैन अरेंज देम टू द पोजीशन वेयर दे एक्चुअली बिलोंग्स, उनके साइज़ के अकॉर्डिंग। सारे नॉर्मल मेंबर्स का किसी भी एक स्पीशीज़ के अंदर उनका एक आइडेंटिकल कैरियोटाइप होगा, लाइक ऑल वी हैव 46 क्रोमोसोम, तो हमारे पास वो 23 पेयर्स जो होंगे वो प्रॉपर उस सेम टू सेम होंगे, साइज सेम होगा, हर तरीके से सब कुछ सेम होगा हमारा। तो वो एक इंडिविजुअल का कोई भी कैरियोटाइप वो उसके पूरे स्पीशीज़ के कैरियोटाइप को रिप्रेजेंट करता है, कंसर्न स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और हर क्रोमोसोम डेजिग्नेट कैसे किया जाता है, इट इज़ डेजिग्नेटेड बाय अ सीरियल नंबर अकॉर्डिंग टू इस पोजीशन। ये लाइक फर्स्ट, उस पे दो फर्स्ट वाले सबसे बड़े वाले होमोलोगस क्रोमोसोम आ गए, सेकंड पे सेकंड होमोलोगस आ गए जो साइज में, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरीके से हम अरेंज करते हैं। तो एक जो पॉइंट है जिसपे इस पर क्वेश्चन आ सकता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये तो हम कर चुके हैं डिस्कस कि इसकी डेफिनेशन विद दिस सोमैटिक क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट के साथ एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्स वाई की पोजीशन रिगार्डिंग कोई भी स्टेटमेंट आपको दी जा सकती है। और एक पॉइंट जिस पे पूछा जा सकता है वो है सिमेट्रिकल एंड नॉन सिमेट्रिकल, कि कैरियोटाइप्स क्या होते हैं। तो सिमेट्रिकल कैरियोटाइप्स है जो हमारे एंशिएंट, जिसमें अभी इवोल्यूशन इतनी नहीं हुई, जो प्रिमिटिव टाइप्स के जो कैरियोटाइप्स है, स्पीशीज़ है, उनमें होती हैं ये।
मतलब जिसके अंदर सारे के सारे क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हो, सेम साइज के हो, मतलब जिसमें इवोल्यूशनरी प्रैक्टिसेस हुई नहीं है, अभी वो स्पीश इवॉल्व हुई नहीं है, उसमें जो कैरियोटाइप मिलता है वो परफेक्टली सिमेट्रिकल कैरियोटाइप होता है। और जो एडवांस चेंजेस होती हैं जिसमें इवोल्यूशन हुई है उस स्पीशीज़ में, फर्दर चेंजेस हुए हैं, उसके बाद जो कैरियोटाइप मिलता है वो एसिमेट्रिकल कैरियोटाइप है। तो इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा मतलब कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए और अगर उस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड बनाना हो तो दिट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्ट। नाउ karyotype can be represented diagrammatically in contrast to the actual photographs of that chromosome in karyotype, showing all the morphological features of the chromosome. Such a diagram is known as ideotype. मतलब एक्चुअल फोटोग्राफ को छोड़ के अगर उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो जिसमें फिर से आप सारे के सारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को शो कर रहे हो तो डेट इज़ नोन एज आइडियोटाइप। ऑर्डिनरली जो आइडियोटाइप्स है वो सिर्फ और सिर्फ हैप्लॉइड कंटेंट के लिए ही, हैप्लॉइड क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट के लिए ही प्रिपेयर किया जाता है। और आइडियोटाइप भी सेम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कि एक कंसर्न कैरियोटाइप आपको प्रोवाइड करता है। तो हमने ये चीज़ देख ली है, ये एग्जांपल है वीसिया स्पीशीज़ का। नाउ क्रोमोसोम नंबर, तो अगर मैं इसको पढ़ूँ इस पैराग्राफ को तो इसमें लिखा है कि ईच स्पीशीज हैज़ अ डेफिनेट एंड जनरली अ कॉन्स्टेंट सोमैटिक एंड गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर। लाइक ह्यूमन बीइंग में वी हैव 2n इज इक्वल टू 46 और हमारे जो गैमेट्स हैं, गैमेटिक क्रोमोसोम है, उसमें हमारे जो ओवा है, स्पर्म है, उनमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाइंड इन सोमैटिक टिश्यूज लाइक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड इट रिप्रेजेंटेड बाय 2n। सो अपने को जो पता है कि लाइक सोमैटिक सेल में हमें पता है कि सोमैटिक सेल कंटेन्स 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम जिसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं एक्सेप्ट सेक्स क्रोमोसोम। तो एक बार इस पॉइंट पे थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए तो मुझे ये बताओ लाइक ड्यूरिंग मेटाफेज, लाइक हमें पता है कि ड्यूरिंग मेटाफेज जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो पेयरिंग करते हैं, क्रोमोसोम्स। तो हमें ये भी पता है कि एक्स और वाई क्रोमोसोम भी पेयर अप होते हैं, ना तो उनका साइज सेम, ना उनमें क्रोमोसोम में उन 2 क्रोमोसोम में होने वाला जीन कंटेंट सेम, ना वो सीक्वेंस सेम। तो किस तरीके से वो 2 क्रोमोसोम पेयर करते हैं और किस वजह से फिर वो सेपरेट होते हैं? तभी तो एक सेल में एक्स और एक सेल में वाई जाता है। अगर ये पेयर अप ना होते तो ये सेपरेट कैसे कर सकते? इतना ज़्यादा जो ये स्मूथली सेपरेशन होता है इन क्रोमोसोम्स का वो कैसे होता है अगर ये होमोलोगस नहीं है तो? क्योंकि यहाँ तो लिखा हुआ है एक्सेप्ट सेक्स क्रोमोसोम, तो ये तो ऑब्वियस है कि दीज 2 क्रोमोसोम आर नॉट कम्प्लीटली होमोलोगस। तो कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट तो होता होगा जो दोनों में कॉमन होता है, उसे क्या बोलते हैं इसकी स्टडी या तो आगे चल के हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पता चलेगा, बट एक बार अपनी तरफ से ट्राई टू फाइंड दैट। सो ये दो कॉपीज़ हैं क्रोमोसोम की जो बिल्कुल आइडेंटिकल है मॉर्फोलॉजी में, जीन कंटेंट, जीन ऑर्डर में, उन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। और गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर इज प्रिसाइजली 1/2 ऑफ द सोमैटिक सेल। जो सोमैटिक नंबर होता है उसका 1/2 सिंपल गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर होता है और इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। और सिंपल किसी गैमेट के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं उसी को हम गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर बोलते हैं उस एक स्पीशीज़ का। It is important to note that gametes of a species contain one and only one copy of each different chromosome of that species। ये हमें ये चीज़ तो क्लियर होती है कि ये एक सेल के अंदर होने वाले जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है तो ये 2 सेपरेट होंगे 2 डिफरेंट पोल पर। इस वजह से फाइनल गैमेट में किसी भी एक होमोलोग का सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम ही होता है। और क्योंकि जाइगोट दोनों के फ्यूज़न से मिलता है, एक मेल एक फीमेल के वजह से, इसलिए जाइगोट में 2n होता है। और कोई भी इंडिविजुअल जिसके अंदर इसलिए एक इंडिविजुअल, कोई भी 2n इंडिविजुअल के अंदर कोई भी होमोलोग का एक क्रोमोसोम उसके मेल पेरेंट से आता है, एक क्रोमोसोम उसके फीमेल पेरेंट से। दैट इज़ 1 क्रोमोसोम इज कैरिड बाय द स्पर्म एंड द अदर 1 इज कंटेन्ड इन द ओवम इटसेल्फ।
अब इसमें एक पॉइंट लिखा है कि 1 एंड ओनली 1 कॉपी होनी चाहिए, पर कोई भी अगर डेविएशन हो इससे, लाइक सपोज अगर हम डेविएशन की बात करें, सपोज ये सेल है, इसमें वी हैव 1 2 3 एंड 4 क्रोमोसोम, ठीक है, ये होमोलोग है। इनकी मियोसिस, नॉर्मल मियोसिस होती तो 2 क्रोमोसोम ऊपर होते, 2 क्रोमोसोम नीचे होते, ठीक है। ये 2 एंड 4 था, ये N2 हो जाता, ये N2 हो जाता है। बट सपोज मान के चलो कि ये 2 होमोलोग क्रोमोसोम सेपरेट ही ना हो और ये एक ही पोल पे चले जाएं और ये सेपरेट हो जाएं 2 डिफरेंट पोल के लिए, तो इससे फर्दर जो 2 सेल्स बनेंगे, एक में तो 3 बन जाएंगे, एक में 1 होगा, मतलब एक के अंदर कंटेंट N में 1 ज़्यादा क्रोमोसोम होगा, एक में N से 1 कम क्रोमोसोम होगा। तो इस तरीके की चीज़ को हम क्रोमोसोम में होने वाली म्यूटेशंस कहते हैं। अलग अलग डेविएशंस आती हैं क्रोमोसोम नंबर में ड्यू टू सम डिफरेंट रीजंस, लाइक उसमें से एक रीज़न ये है कि वो सेपरेट नहीं हो पाते, इस वजह से ये 2n+1 2n-1 तरीके के क्रोमोसोम बनते हैं। तो ये गैमीट्स इस तरीके से बनते हैं, ये रीजंस होते हैं इन डेविएशंस के, तो इन्हें हम क्रोमोसोम एब्रिएशंस बोलते हैं। तो एक न्यूमेरिकल क्रोमोसोम एब्रिएशन का एग्जांपल है। इससे नेक्स्ट टॉपिक हम क्रोमोसोम एब्रिएशंस ही पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल, वहाँ पे हमें ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। सो नाउ ये क्वेश्चन था JRF 2023 का जो अभी हमने अटेम्प्ट किया था, तो उसमें सिंपल बिल्कुल क्लियर कट क्वेश्चन था और ये मैं खुद नहीं वहाँ कर पाई थी क्योंकि मैं उस टाइम पे राइस और पिजन पी के क्रोमोसोम नंबर में कंफ्यूज हो गई थी कि व्हाट इज़ द क्रोमोसोम नंबर ऑफ राइस एंड पिजन पी। तो ये टेबल है जो प्रॉपर BD सिंक के अंदर आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ पे ये सारे के सारे मेंशन है कि राइस के अंदर 24 होते हैं, पिजन पी में 22 होते हैं, ग्राउंडनट में 40 होते हैं, में 46 होते हैं, और इसको अरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो सबसे पहले पिजन पी, फिर राइस, फिर ग्राउंडनट एंड देन वीट, ये आना था BACD। तो थर्ड ऑप्शन थर्ड वाज राइट। तो ये क्वेश्चन था इस टाइम पे, इजी था, पर जिसको याद था वो कर पाया, जिसे याद नहीं था वो नहीं कर पाया। मुझसे नहीं हुआ था, मैं भूल गई थी। तो आप अपने एग्ज़ाम से पहले इस टेबल से प्लीज़ गो थ्रू दिस टेबल, ये इम्पॉर्टेंट टेबल है। इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट जितने भी आपको लग रहे हैं ना साइंटिफिक नेम्स, और जो भी कोई इम्पॉर्टेंट आपके लग रहे हैं कौन सा प्लांट है, तो उनका एक बार क्रोमोसोम नंबर ज़रूर देख लेना ना। अब ये 2 नए कॉन्सेप्ट आते हैं क्रोमोसोम से रिगार्डिंग, तो व्हाट इज़ एंडो रीडुप्लीकेशन, क्रोमोसोम डिमिन्यूशन क्या होता है। तो हम जनरली क्या कहते हैं कि नॉर्मली क्रोमोसोम के अंदर सिंथेसिस फेज में रेप्लिकेशन होती है और उसके बाद वो सेपरेट हो जाते हैं और सिंगल क्रोमेटिड में हो जाते हैं चेंज। बट अगर ये सिंथेसिस फेज में DNA की सिंथेसिस एक राउंड के बाद एक सेल डिवीजन को अगर फॉलो करे तो ये तो नॉर्मल कहानी है। बट अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा राउंड ऑफ सक्सेसिव DNA रेप्लिकेशन तो हो, पर बीच में कोई भी इंटरवेनिंग सेल डिवीजन ना हो, तो इस प्रोसेस को हम एंडो रीडुप्लीकेशन कहते हैं। और ये मेनली प्लांट सेल की, मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल के डिफ्रेंशिएटिंग सेल्स में देखने को मिलती हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में ना होकर डिफ्रेंशिएटिंग सेल्स में एंडो रीडुप्लीकेशन का एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। इससे आपको कुछ एंडो मतलब कि ओवरऑल प्लांट इज नॉट पॉलीप्लॉइड, बट कुछ टिश्यूज़, कुछ डिफ्रेंशिएटेड टिश्यूज़ होंगे जिसके अंदर एंडो पॉलीप्लॉइड डिफ्रेंशिएटिंग टिश्यूज़ बोलेंगे, जिनमें नॉर्मल मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर जितना कंटेंट है उससे ज़्यादा DNA कंटेंट होगा, 2 टाइम्स 4 टाइम्स 8 टाइम्स। तो ये एग्जांपल जिसमें मिलते हैं क्रैपिस के अंदर, लैक्ट्यूसा में, इन सब में ये एंडो पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलती है उनके डिफ्रेंशिएटेड टिश्यूज़ में। कुछ एनिमल्स में लाइक एस्कैरिस, इसमें भी आप देखने को मिल सकती है, लाइक इसके अंदर इसमें भी देखने को मिलती है। और मेन इसमें एक पार्ट है क्रोमोसोम डिमिन्यूशन, ये कॉन्सेप्ट जो ये प्रोसीजर है, ये प्रोसेस है, वो देखने को मिलता है स्कैरिस में। इसमें ये क्या बोलते हैं कि जो कंप्लीट सोमैटिक कॉम्प्लीमेंट है ना, जो एक इंडिविजुअल में क्या होता है वो उसके सिर्फ रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ में, मतलब कि जब रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ अंदर मियोसिस जाते हैं, तो मियोसिस से पहले जब उनके अंदर जो कंटेंट होता है
जो एग्जैक्ट उस ऑर्गेनिज्म में, उस स्पीशीज़ में जितना होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ उनके रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ में देखने को मिलता है। वाइल कुछ पोर्शंस जो नॉर्मल टिश्यूज़, सोमैटिक टिश्यूज़ हैं, उनमें से जो सपोज अगर 4 क्रोमोसोम है, तो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ बिफोर अंडरगोइंग मियोसिस उनके अंदर तो 4 क्रोमोसोम एग्जैक्ट मिलेंगे, पर उसी ऑर्गेनिज्म के जो सोमैटिक टिश्यूज़ होंगे उनमें वो ये क्रोमोसोम 4 ना मिलके कुछ पोर्शन या कुछ क्रोमोसोम है वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाते हैं, और इस एलिमिनेशन को क्रोमोसोम डिमिनेशन कहते हैं। तो क्रोमोसोम डिमिनेशन एक मैकेनिज्म है साइलेंस करने का जीन को। ये एक जीन रेगुलेशन का ही पार्ट है। वो जो जीन्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो या तो उसको डिलीट कर देता है या वो क्रोमोसोम इंपॉर्टेंट नहीं है तो पूरे क्रोमोसोम को एलिमिनेट कर देता है। इससे कोई सेल्फिश डीएनए, जो कि अगर सेल्फिश डीएनए सिंपल वो पार्ट ऑफ डीएनए होता है जो कि बार बार खुद को रेप्लिकेशन या खुद के ऊपर फोकस रखवाता है, और वो उस इंडिविजुअल के लिए इम्पॉर्टेंट भी नहीं होता। तो इस वजह से हम इस तरीके के सेल्फिश डीएनए का बर्डन रिड्यूस करने के लिए ऑर्गेनिजम्स ने अपने अंदर एक फिनोमिना डेवलप किया है जिसे क्रोमोसोम डिमिनेशन कहते हैं। तो यू कैन सी ये एक राउंड था, ये सेकेंड राउंड, ये थर्ड, ये फोर्थ राउंड के बाद आपका डीएनए कंटेंट डबल होता गया, कोई सेल डिवीजन नहीं हुई। तो इस प्रोसीजर को हम एंडो रीडुप्लिकेशन कहते हैं। पर एंडो रीडुप्लिकेशन से एक ऑर्गेनिज्म पॉलीप्लॉइड नेचर नहीं बनता, उस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट कुछ डिफ्रेंशिएटिंग टिश्यूज़ हैं, उसमें आपको एंडो पॉलीप्लॉइडी देखने को मिल सकती है। और क्रोमोसोम डिमिनेशन के साथ हो सकता है, सपोज ये क्रोमोसोम है, उसके सोमैटिक के अंदर सपोज ये पार्ट है, इसमें सेल्फिश डीएनए था, जो डीएनए कोई काम का नहीं था या बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा था, ऐसा डीएनए जंक डीएनए था जो कि फ़िलहाल इस टाइम इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसकी लिविंग के लिए, तो इस पार्ट को वो डिलीट कर देते हैं सोमैटिक पार्ट से, और तो इस प्रोसेस को क्रोमोसोम डिमिनेशन बोलते हैं। यह स्कैरिस में देखने को मिलता है, बहुत कॉमन है। सो नाउ हमने सारे इंपॉर्टेंट क्रोमोसोम से रिगार्डिंग बात पढ़ ली कि उसके नंबर, उसकी तो अब मेन पार्ट है क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ना, कि भाई क्रोमोसोम की कुछ स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं, लाइक क्रोमेटिड्स, सेंट्रोमियर, टीलोमियर, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और क्रोमोमियर्स, ये चारों क्या होते हैं। तो मेन हमें हमने हमेशा से पढ़ा है कि मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ अ क्रोमोसोम इज क्लियरली डिफाइंड एट द स्टेज ऑफ मेटाफेज। तो मेनली मेटाफेजिक स्टेज में ही इन सबको पढ़ते हैं। बट एक ऐसा फीचर है जिसे हम क्रोमोमियर कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोफेज के टाइम विजिबल होता है, बाकी किसी फेज में नहीं पढ़ते आप उसको। इस वजह से क्रोमोमियर्स को हम मेनली एग्जामिन करते हैं ड्यूरिंग प्रोफेज, और बाकी जितने भी स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं क्रोमोसोम के, दे आर स्टडीड ड्यूरिंग द मेटाफेजिक स्टेज। तो ये एक आपका क्रोमोसोम है, यू कैन सी। तो हमें पता है टीलोमेरिक एंड्स पे होता है, टीलोमियर एंड्स पे होता है। सैटेलाइट क्या होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, जो ये कंस्ट्रक्शन है ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्यों न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर बोलते हैं, एनोआ रीजन क्यों बोलते हैं। क्रोमेटिन फाइबर्स क्या हैं, ये हम पढ़ के आए। सेंट्रोमियर, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्यों बोलते हैं सेंट्रोमियर को। काइनेटोकोर्स क्या होते हैं, और ये मेनली फॉर द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, ये हम अपनी क्लासेस में पढ़ चुके हैं पहले, तो ये अपने को पता है। तो हम इनके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सो नाउ फर्स्ट क्रोमेटिड। तो जो बेसिक था वो तो हमने पहले पढ़ा कि भाई दो क्रोमोसोम एक दूसरे से, दो क्रोमेटिड्स होते हैं जो एक दूसरे से फ्यूज़ होते हैं या हेल्ड अपार्ट होते हैं, हेल्ड टुगेदर, सॉरी नॉट पार्ट, हेल्ड टुगेदर होते हैं एक पॉइंट पे, जिसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो कोई भी मेटाफिजिक क्रोमोसोम किसी भी दो आइडेंटिकल पार्ट में जब डिवाइड हो लॉन्गिट्यूडनली, तो उन आइडेंटिकल पार्ट्स को क्रोमेटिड्स बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हो सिस्टर क्रोमेटिड किसे कहते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स किसे कहते हैं, ये हम आगे बिल्कुल डिटेल में पढ़ चुके हैं सब कुछ। जो मेन पॉइंट है वो है ये, फोकस करने वाला ये पॉइंट है कि क्रोमेटिड इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम, तो आंसर है क्रोमेटिड, बिकॉज इट इज़ नॉट फर्दर सब डिविजिबल। आप उस क्रोमेटिड्स को आगे नहीं तोड़ सकते, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते कोई भी स्मॉलर सब यूनिट में विदाउट एडवर्सली अफेक्टिंग इट्स स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड फंक्शनल कैपेबिलिटी। अगर इनकेस आप इसको आगे फर्दर डिवाइड करते हो या तोड़ते हो तो ये इसका स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी भी नहीं रहेगी,
साथ साथ में जो फंक्शन इस टाइम पे परफॉर्म कर सकती है ये फर्दर डिवाइड होने पे नहीं कर पाएगी। इसलिए एक बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमोसोम क्रोमेटिड ही होती है। अब क्रोमेटिड इसमें आप देख सकते हैं लाइक मेटाफेज है, मेटाफेज के बाद एनाफेज है। तो ये इस पॉइंट पे सेंट्रोमियर पहले पार्ट पे स्पिंडल फाइबर अटैच होता है काइनेटोकोर से, और ये आगे एनाफेज से ये अपने आप डिवाइड हो जाएगा। फिर दोबारा से नई डीएनए सिंथेसिस होएगी। इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड ने अपना डीएनए सिंथेसाइज किया, इस स्ट्रैंड ने इस अपना किया, और फिर से मेटाफेज होगा। इस सेल में अलग मेटाफेजिक फेज आएगी, इसमें अलग आएगी, ये फिर डिवाइड हो जाएंगे, ये फिर डिवाइड हो जाएंगे। इस तरीके से साइकिल ऑफ सेल डिवीजन चलती रहती है। तो इस पेज में मेन फोकस जो आपको करना था वो इस पॉइंट पे करना था, बाकी सब हम कर चुके हैं। नाउ सेंट्रोमियर। So now centromere, the region where the two sister chromatid of a chromosome appears to be jointed or held together during mitotic metaphase is known as centromere. तो ये सब चीज़ें तो हमें पता है कि जो दो क्रोमोसोम हैं उनके बीच में जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे से जुड़े रहें या जहाँ दिखे एक दूसरे जुड़े उन्हें सेंट्रोमियर कहते हैं। पर इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्यों बोलते हैं या एक गैप क्यों बोलते हैं? तो कभी कभी जब आपका क्रोमोसोम स्टेन होता है ना, तो कभी कभी एक रीज़न है जिस ये सेंट्रोमियरिक रीज़न होता है ना, वो कोई भी स्टेन नहीं लेता और अपीयर होता है एज अ गैप। तो इस वजह से इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। कोई एक नैरो रीज़न है, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसको देखा जाता है या लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखा जाता है, तो एक रीज़न है जिस पॉइंट पे एक दूसरे से हेल्ड टुगेदर रहते हैं, वो पॉइंट एक कंस्ट्रक्शन एक नैरो रीजन के रूप में दिखता है। तो इस वजह से इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और कभी कभी ये गैप के फॉर्म में भी दिखता है, जब ये स्टेन नहीं लेता तो ये अपीयर एज अ गैप। ठीक है, उसके बाद अब ये जो सेंट्रोमेरिक रीजन होते हैं ना, ये रीजन एक्चुअल में ना रिपीटेड डीएनए से बने होते हैं, रिपीटेड डीएनए से बना होता है। और जब आपका जो ये रिपीटेड डीएनए, इसको मेनली हेट्रोक्रोमेटिन रीजन बोलते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं आपके रिपीटेड डीएनए को, हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, तो ये जो रीज़न है आपके सेंट्रोमियर के आसपास का रीज़न है वो हेट्रोक्रोमेटिन से बना हुआ है। और साथ साथ में जो सेंट्रोमियर है यही वो एक पार्ट है जहाँ पे सबसे पहले आपका जो स्पिंडल फाइबर है वो अटैच होता है, क्योंकि सेंट्रोमियर के ही अगल बगल में इधर और इधर काइनेटोकोर जो आपका प्रोटीन है, वो दोनों काइनेटोकोर प्रोटीन यहाँ पे साइड में अटैच होते हैं, और उसके पास आके सबसे पहले आपका स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। और यही रीज़न है कि जब आपके दोनों क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, तो जब पोल्स की तरफ सबसे पहला पार्ट ऑफ क्रोमोसोम जो पोल की तरफ जाता हुआ दिखता है वो सेंट्रोमियर ही होता है। तो ये आता है कि सेंट्रोमियर आर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम टू बी सीन मूविंग टुवर्ड द अपोजिट पोल्स ड्यूरिंग एनाफेज। इसका रीज़न ये होता है कि स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं सेंट्रोमियर से ड्यूरिंग दी जो आपकी सेल डिवीजन है। नाउ हर एक क्रोमोसोम के पास जनरली एक सिंगल सेंट्रोमियर है जिसकी पोजीशन फिक्स्ड है। ठीक है, जनरली चेंज नहीं होती, पर कभी कभी सपोज कोई चेंज हुआ है, लाइक सपोज ये मेटाफिजिक सेंट्रोमियर था। ठीक है, ये क्रोमोसोम था, यहाँ मेटाफिजिक सेंट्रोमियर था। सपोज इस पार्ट में डिलीशन हो गई, ये पार्ट डिलीट हो गया किसी भी म्यूटेशन के वजह से, तो आपका जो ये नया क्रोमोसोम है वो सब मेटासेंट्रिक चेंज हो गया। तो क्रोमोसोम एब्रिएशंस ना हो तब तक तो आपकी सेंट्रोमियर की पोजीशन फिक्स ही रहती है, और क्रोमोसोम एब्रिएशन कोई बहुत कॉमन फिनोमिना है नहीं। ठीक है, तो कोई भी जो पोजीशंस है ना सेंट्रोमियर की, वो सर्व करती है एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम ऑफ अ स्पीशीज़। या हमें ये पहले से डिफाइंड होता है कि इस स्पीशीज़ में ये वाले क्रोमोसोम ऐसे हैं, इनकी सेंट्रोमेरिक पोजीशन ये है। तो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर से आपको आइडेंटिफिकेशन करना बहुत आसान हो जाता है आपके डिफरेंट क्रोमोसोम का। अब क्रोमोसोम में एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि सेंट्रोमियर के अंदर जो क्रोमोसोम में जहाँ सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है उस वजह से क्रोमोसोम दो आर्म्स में डिवाइड हो जाता है, पी आर्म एंड क्यू आर्म, पी आर्म एंड क्यू आर्म, आर्म पी एंड आर्म क्यू। इसका क्या मतलब है? पी आर्म जनरली एक टर्म से लिया हुआ है जिसको बोलते हैं हम पेटाइट। पेटाइट का मतलब होता है बहुत स्मॉल, जो आर्म स्मॉल रहे। और क्यू, क्योंकि पी से जस्ट नेक्स्ट फॉलोइंग अल्फ़ाबेट क्यू है, इस वजह से लॉन्ग आर्म को क्यू बोलते थे। वैसे तो हमारे मेटाफिजिक क्रोमोसोम के अंदर तो दोनों आर्म्स इक्वल लेंथ की होती है, पर जनरल एक सिंपल जब इसको नेमिंग दी गई थी तो उस नेमिंग के लिए इसको पी और क्यू आर्म दे दिया गया था,
पी टर्म पेटाइट से आया था जिसका मतलब स्मॉल होता है, क्यू आर्म लॉन्ग आर्म को रिप्रेजेंट करता है। नाउ इसकी अगर नेमिंग देखी जाए तो नेमिंग में ऐसे बोलते हैं कि लाइक सपोज आपको बताना है लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 2 रिप्रेजेंट करना है। क्या रिप्रेजेंट करना है? लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 2। तो क्रोमोसोम कौन सा है? 2, और आर्म कौन सा है? लॉन्ग, तो 2Q ये रिप्रेजेंट कर रहा है लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 2। शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5 कैसे होगा? 5P। तो इस तरीके से इसकी नॉमेनक्लेचर होती है। नाउ क्रोमोसोम्स को डिवाइड किया गया है 5 क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रोमियर पोजीशन। तो ये 5 क्लासेस हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक एंड होलोसेंट्रिक। अब हम देखेंगे कि कौन सी मतलब कि ये सब इनमें क्या मतलब दिखता क्या है। मेटाफेजिक प्लेट जो फेज़ होगा उसमें हम इन 5 क्रोमोसोम की क्या शेप होगी, किस तरीके से वो दिखेंगे, और जब वो डिवाइड होंगे तो उनकी शेप क्या होगी, क्रोमोसोम की क्या शेप होती है। लाइक आप यहाँ देखो, इस पिक्चर में दिख सकता है। लाइक ये है मेटाफेजिक क्रोमोसोम, क्योंकि इसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में है। ये है सब मेटासेंट्रिक, क्योंकि सेंटर से जस्ट थोड़ी सी साइड में, बिल्कुल सब मेटा का मतलब होता है सेंटर से बिल्कुल थोड़ा अगल बगल के अंदर जब कुछ प्रेजेंट हो, बिल्कुल सेंटर में ना होकर उसके अगल बगल में हो, तो वो सब मेटा होता है। एक्रोसेंट्रिक होता है जब बिल्कुल एंड के अंदर ना प्रेजेंट होकर उस एंड के नियर किसी पार्ट पे हो, उसे हम एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। और टीलोसेंट्रिक मतलब होता है बिल्कुल एंड पर। और होलोसेंट्रिक होता है डिफ्यूज, मतलब पूरे कंप्लीट कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है, उसे होलोसेंट्रिक होता है। होलोसेंट्रिक के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हम 4 पे फोकस करते हैं। अब जब यहाँ स्पिंडल फाइबर अटैच होगा, यहाँ अटैच होगा, तो ये मूव करेंगे। जब ये मूव करेंगे तो एनाफेज के अंदर मेटासेंट्रिक दिखता है वी शेप का। सब मेटासेंट्रिक जब ये मूव करेगा तो ये थोड़ा एल शेप का हो जाता है। जब ये जो सब मेटासेंट्रिक के बाद जो एक्रोसेंट्रिक है, ये बिल्कुल इस तरीके से, तो एक बिल्कुल छोटा और एक बड़ा, क्योंकि इस तरीके से है ना, एक ऊपर बड़ा छोटा और नीचे बड़ा है, तो इस तरीके से जे शेप का बन जाता है। समझ गए? और जो ये टीलोसेंट्रिक है वो सिंपल रॉड शेप या आई शेप दिखता है, क्योंकि इसमें कोई दूसरा आर्म तो होता नहीं है, सिंगल आर्म प्रेजेंट होता है। और जनरली आपके जो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जैसे वो कहते हैं इनस्टेबल इन नेचर होते हैं, स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती इनमें, तो इस तरीके के क्रोमोसोम एग्जिस्ट नहीं करते। नाउ मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम एंड टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ये चारों लोकेशन के बेस पे हैं। सो नाउ फर्स्ट मेटासेंट्रिक, तो हमने बाकी सब पार्ट्स तो इसमें देख लिए। अब हम बढ़ते हैं आर्म रेशियो के टाइप। आर्म रेशियो मतलब P/Q, P डिवाइडेड बाई Q, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों आर्म्स की लेंथ सेम होती है, तो इसका आर्म रेशियो 1 होता है। अब सब मेटा में वी नो दैट एक पार्ट का जो होता है वो स्मॉल हो जाएगा और क्यू एक पार्ट बड़ी हो जाएगी, एक लेंथ बड़ी हो जाएगी आर्म की और एक छोटी आर्म की होगी, क्योंकि पी स्मॉल को रिप्रेजेंट करती है, तो जो स्मॉलर वन है उसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो लॉन्गर आर्म होगी उसको क्यू से करेंगे, और क्यू पी से बड़ा होगा, और ऐसे टाइप को कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। तो यहाँ पे P/Q क्या होगा? P स्मॉल Q, तो ये 1 से कम हो जाएगा। एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर नियर टू 1 एंड होता है, इसको हम सब टर्मिनल भी कहते हैं। ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक आर्म बिल्कुल छोटी और दूसरी आर्म बड़ी। एंड टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर बिल्कुल एंड पे प्रेजेंट होता है, इसको हम टर्मिनल सेंट्रोमियर भी कहते हैं। ये अनस्टेबल होता है, और मेनली बोला जाता है कि टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम आर द रिजल्ट ऑफ द ट्रांसवर्स डिवीजन। हम जनरली आपकी क्रोमोसोम की डिवीजन बोली जाती है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होती है, पर अगर ये ही डिवीजन ट्रांसवर्स हो, यहाँ से डिवाइड हो जाए, लाइक ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम यहाँ से डिवाइड होता तो ये लॉन्गिट्यूडनल होता। बट अगर यहीं पर वो क्रोमोसोम ट्रांसफर डिवीजन शो करे इस तरीके से, तो ये एक क्रोमोसोम बनता, ये दूसरा क्रोमोसोम बनता है, और ये फर्दर आगे डिवाइड हो जाए, तो इस तरह इनको हम आइसोक्रोमोसोम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्रोमोसोम बिल्कुल एक दूसरे से सिमिलर होते हैं जीन कंटेंट में। देखो इसके दोनों आर्म्स बिल्कुल सेम बने हैं, ए बी,
क्योंकि ट्रांसफर डिवीजन हुआ है और ऐसे क्रोमोसोम हमेशा अनस्टेबल होते हैं, नॉट स्टेबल। ठीक है, मिस डिवीजन, ये टर्म्स याद रखना। ट्रांसफर डिवीजन इज अ टाइप ऑफ मिस डिवीजन। ये मेनली टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम इसी का रिजल्ट होते हैं, और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम बनाने में जो ट्रांसफर डिवीजन है उसका रिजल्ट आइसोक्रोमोसोम होता है। आइसोक्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जिसके दोनों आर्म्स बिल्कुल सिमिलर हो। लाइक आप इसमें आराम से देख सकते हो कि इसके अंदर 2 क्रोमोसोम अटैच्ड हैं, इसमें 2 क्रोमोसोम अटैच्ड हैं यहाँ पे, और ये दोनों क्रोमोसोम जो ये हैं क्रोमेटिड्स हैं वो बीच से ना डिवाइड करके ट्रांसवर्स डिवाइड हो गए हैं। ट्रांसवर्स डिवीजन के वजह से ये 1 और ये 2 में डिवाइड हो गया। इस वजह से दोनों के दोनों जो इसके अंदर आर्म्स बने हैं वो बिल्कुल सेम है, ए बी। इस वजह से इसको बोला जाता है आइसोक्रोमोसोम। ना होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम का क्या मतलब होता है? जब सेंट्रोमेरिक एक्टिविटी कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कन्फाइन नहीं हो ना होकर पूरे क्रोमोसोम पे स्प्रेड हो, तो इस तरीके के क्रोमोसोम को होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। और ऐसी स्पीशीज़ में क्या होगा, अगर आप देखो तो सपोज ये क्रोमोसोम था और इस पूरा होलोसेंट्रिक है, मतलब कि सारे के सारा पार्ट एक जगह ना होकर बहुत सारे पार्ट्स के अंदर सेंट्रोमेरिक पोजीशन, सेंट्रोमेरिक एक्टिविटी है, सो स्पिंडल फाइबर कहीं भी अटैच हो सकता है। उस वजह से इस पर्टिकुलर आपकी इसकी क्रोमोसोम बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाएगा और अनस्टेबल हो जाएगा, स्टेबलाइज नहीं रहता। और साथ साथ में मोनोसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होते हैं? तो मोनोसेंट्रिक तो वो क्रोमोसोम होते हैं जिसके अंदर सिंगल सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, पर जब एक से ज़्यादा सेंट्रोमियर कुछ के अंदर एक से ज़्यादा सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, ऐसी स्पीशीज़ को पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम स्पीशीज़ बोलते हैं, पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, लाइक आप जनरेटिव टिश्यू में दे सकते हो, एस्कैरिस के अंदर, ल्यूजुला के अंदर, इन सब के अंदर आपके पॉलीसेंट्रिक सेंट्रोमियर्स देखने को मिलते हैं, पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं इनके अंदर। इनमें पर कहीं ना कहीं आप ये देखो, लोकलाइज्ड और डिफ्यूज़ का क्या मतलब है? जब सेंट्रोमेरिक पोजीशन चाहे पॉलीसेंट्रिक हो चाहे मोनोसेंट्रिक हो, पर सेंट्रोमेरिक पोजीशन लोकलाइज्ड है, मतलब किसी ना किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे लोकलाइज्ड है, तो इस तरीके के क्रोमोसोम को लोकलाइज्ड पॉलीसेंट्रिक बोलेंगे। पर डिफ्यूज क्रोमोसोम होता है जब आप ऊपर पढ़ के आए होलोसेंट्रिक में, जब पूरे क्रोमोसोम पर ही अगर एक्टिविटी डिफ्यूज्ड हो, कोई पर्टिकुलर लोकेशंस कन्फाइंड ना हो जिनके पास सेंट्रोमेरिक फंक्शंस होते हैं, तो ऐसो को हम डिफ्यूज सेंट्रोमियर्स बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट, हमने यहाँ देखा कि कोई भी लोकलाइज्ड पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम होगा तो माइटोसिस के बाद ब्रेक डाउन हो जाएगा स्मॉलर क्रोमोसोम यूनिट्स में, और जनरली जो ये यूनिट्स ब्रेक डाउन होती हैं तो ऐसे पर्टिकुलर स्पीशीज़ जिसमें लोकलाइज्ड पॉलीसेंट्रिक है और वो स्पीशीज़ स्टेबली परफॉर्म कर रही है, तो उनमें जो ये ब्रेक डाउन स्मॉलर क्रोमोसोम यूनिट्स हैं वो भी स्टेबल होती है और नॉर्मली फंक्शन भी करती हैं। नाउ सेंट्रोमियर एक्चुअल में बना किससे है? तो सिंपल, आपकी जो क्रोमोसोम जिससे बना होता है 300 एंगस्ट्रॉम। सो नाउ वी नो दैट सेंट्रोमियर लाइक एक नॉर्मल क्रोमेटिन फाइबर की जो लेंथ जो डायमीटर होता है वो 300 एंगस्ट्रॉम होता है। ये फर्दर कंडेंस होकर, मतलब जो भी आपके उतने आपके जो आपका फाइनल क्रोमोसोम है ये फर्दर कंडेंस होकर बनाते हैं, तो उतनी जो कि 300 एंगस्ट्रॉम का बनता है, तो वो ही उतनी ही लेंथ उतना ही डायमीटर आपके सेंट्रोमियर का होता है। और सेंट्रोमियर के पास 2 काइनेटोकोर्स होते हैं। काइनेटोकोर सिंपल 2 प्रोटीनेशियस यहाँ पे फाइब्रस ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसके ऊपर स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। तो ये स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट के लिए फाइब्रस ग्रैन्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं जिनका खुद का डायमीटर 400 नैनोमीटर है, वो 2 काइनेटोकोर्स सेंट्रोमियर के साथ में प्रेजेंट होते हैं और सेंट्रोमियर का खुद का डायमीटर 300 एंगस्ट्रॉम है। नाउ जो सेंट्रोमियर है वो जो पार्ट है जिस पर 2 क्रोमोसोम एक दूसरे को हेल्ड टुगेदर करते हैं, वो एक्चुअल के अंदर बना होता है कोहेशन कॉम्प्लेक्स से।
तो ये जो कोहेसिन कॉम्प्लेक्स है जो कि एक खुद हेट्रोडाइमर है एसएमसी प्रोटीन का। एसएमसी प्रोटीन्स होते हैं स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए जो प्रोटीन होते हैं ना, उन्हें क्रोमोसोम को कहते हैं। हेट्रोडाइमर इसलिए है क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट एसएमसी प्रोटीन टेक पार्ट करते हैं, लाइक SMC1 एंड SMC3। इन दोनों का हेट्रोडाइमर मिलकर कोहेसिन कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि एक्ट करता है एज ग्लू, ठीक है। एंड द कोहेसिन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यूरिंग द एस फेज। तो ये एस फेज सिंथेसिस फेज के टाइम पर ही ये कॉम्प्लेक्स बनता है, क्योंकि उससे पहले ज़रूरत नहीं है। जनरली क्रोमोसोम एक सिंगल क्रोमेटिड के फॉर्म में ही है। ड्यूरिंग एस फेज गेट रेप्लिकेटेड, तो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इट नीड दैट ग्लू, तो वो कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग एस फेज ही बनता है। तो सेंट्रोमियर के लिए 2 इंपॉर्टेंट बात थी कि इसका डायमीटर 300 एंगस्ट्रॉम है, काइनेटोकोर्स खुद एक फाइब्रस ग्रेन्यूल्स है, और कोहेसिन कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ SMC प्रोटीन जिनके हेट्रोडाइमर से बना होता है SMC1.SMC3 और इट इज फॉर्म ड्यूरिंग एस फेज। नाउ जो आपका सेंट्रोमेरिक रीजन है उसको हम सैटेलाइट DNA क्यों बोलते हैं? लाइक जो अपना ये सेंट्रोमेरिक रीजन होता है ना, लाइक ये आपका क्रोमोसोम है और ये सेंट्रोमियर है, इसके आसपास का जो ये रीजन है इस पूरे को सैटेलाइट DNA बोलते हैं, सैट DNA। एक होता है सैट DNA, एक होता है सैटेलाइट क्रोमोसोम, दोनों में डिफरेंस है। तो पहले सैटेलाइट DNA का क्या मतलब है? जब आप इस क्रोमोसोम की आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन करते हो, लाइक जब ये आप क्रोमोसोम अंडर सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करते हो, तो उस टाइम पे ना आपका जो मेजर DNA है ना, मेजर पार्ट ऑफ दिस क्रोमोसोम, वो मेन DNA बैंड बनाता है, और कुछ पार्ट होता है आपका क्रोमोसोम का जो एक अलग से एक बैंड बनाता है, कुछ माइनर बैंड्स बोलते हैं, और उन माइनर बैंड को ही सैटेलाइट बैंड्स बोलते हैं। इस वजह से इन क्रोमोसोम के इस पार्ट को सैटेलाइट DNA बोलते हैं, सैट DNA। और ये मेनली हाईली रिपीटेटिव DNA से बना होता है जो कि किसी भी यूज़ का नहीं होता, जैसे एक हेट्रोक्रोमेटिन एरिया हो जाता है आपके क्रोमोसोम का। सैट DNA इज हाईली रिपीटेटिव इन calf more than 1 million copies per genome may be present and the repeating sequence may be 6 to few hundred nucleotide long। जो repeating sequence है वो कितने भी बड़े हो सकते हैं, लाइक 6 से कितने भी हंड्रेड्स न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग हो सकते हैं, और वो रिपीटेटिव सीक्वेंस के जैसे काफ के केस में 1 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज प्रेजेंट होती हैं इन सीक्वेंस की। नाउ जो ये मेन जो सेंट्रोमेयर का, अगर बाकी सब पार्ट छोड़ के ये मेन बात की है, तो जो सेंट्रोमेयर की लोकेशन है उसका कहाँ लोकेशन होगा, उसका फंक्शन क्या होगा, वो स्पेसिफाई होता है एपिजेनेटिकली बाय हिस्टोन CENH3। जो एक वेरिएंट है हिस्टोन H3 का वेरिएंट है, उसके थ्रू एपिजेनेटिकली स्पेसिफाई की जाती है क्रोमोसोम की लोकेशन और फंक्शन। तो अब ये एपिजेनेटिकली का क्या मतलब है? मीन्स जब कोई भी क्रोमोसोम में चेंज आए, कोई भी DNA में मतलब कि कोई भी DNA के फंक्शंस में चेंज आता है, क्रोमोसोम के फंक्शन में चेंज आता है, बिना उसके कोई स्ट्रक्चर में चेंज करके, कोई भी इस तरीके का स्ट्रक्चर, कोई भी मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर, किसी भी तरीके के चेंज को ना अंडरगो करके अगर आप उसके किसी फंक्शन में चेंज लेके आते हो तो उसे एपिजेनेटिकली परफॉर्मेंस कहते हैं। वो एपिजेनेटिकली परफॉर्म करता है। बहुत सारे डिफरेंट मैकेनिज्म है इसके पीछे, लाइक एनवायरनमेंट का रोल हो सकता है, कोई हिस्टोन मॉडिफिकेशन कर दिया जिससे वो फंक्शनलेस हो गया या मोर फंक्शन करने लग गया, जैसे DNA की मिथाइलेशन से DNA फंक्शन नहीं करता, और मतलब कि मिथाइलेशन से DNA फंक्शन नहीं कर पाता, तो ये भी एक एपिजेनेटिक फिनोमिना ही है। नाउ जो हेट्रोक्रोमेटिन एरिया होता है, वो एरिया क्योंकि हाईली कंडेंस होता है, तो रेप्लिकेशन के टाइम पर वही एरिया होता है जो कि सबसे लेट रेप्लिकेट करता है, क्योंकि वो ईजिली आप एक्सपोजेबल नहीं होता टू द प्रोटीन जो कि रेप्लिकेशन करेंगे, लाइक पॉलीमरेज प्रोटीन। इसे लास्ट होता है रेप्लिकेट होता है जो कि ड्यूरिंग एस फेज। इट्स द लास्ट पार्ट विच गेट रेप्लिकेटेड ड्यूरिंग द लेट एस फेज। नाउ द टर्म्स टीलोमियर, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, क्रोमोमियर, हेट्रोक्रोमेटिन, ये सब हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन में क्या डिफरेंस है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाकी नेक्स्ट टॉपिक्स होने वाले हैं केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द क्रोमोसोम की ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से आप इतना सारा DNA का मटेरियल क्रोमोसोम के फॉर्म में आप लेकर आते हो, आपके न्यूक्लियस में कैसे वो अरेंज होते हैं, वो उसका पूरी ऑर्गेनाइजेशन, एंड कुछ स्पेशल क्रोमोसोम जो A क्रोमोसोम B क्रोमोसोम क्या हैं, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नाउ
नाउ जेनेटिक्स तो अलग अलग टाइप्स की है, लाइक सेलुलर लेवल पे भी हम डील करते हैं, साइटोजेनेटिक्स हो जाती है, मॉलिक्यूलर पार्ट पे भी रिफर करते हैं। जेनेटिक्स मेनली हमारे जो इनहेरिटेंस पैटर्न्स हैं इसके बारे में स्टडी करते हैं, तो वो भी सब जेनेटिक्स में आता है। बट रिवर्स जेनेटिक्स और फॉरवर्ड जेनेटिक्स, ये दोनों टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि इनका क्या एक्चुअल मतलब क्या है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हमें सिंपल याद रखना है कि हम अगर फिनोटाइप की स्टडी करके उसके जीनोटाइप का पता करें, जो कि हम नॉर्मली करते हैं कि हमें हमारे सामने सबसे ज़्यादा नॉर्मली अवेलेबल क्या है, फिनोटाइप्स हैं, और हम फिनोटाइप्स को देखकर उसके जीनोटाइप का पता लगाएं, उसको हम फॉरवर्ड जेनेटिक्स कहते हैं। बट इनकेस आपके सामने एक जीनोटाइप है, आपके पास पूरा एक जीनोटाइप दिया हुआ है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, और अगर हम उसको स्टडी करके फिर हम बताएं कि भाई इस जीनोटाइप में इस पर्टिकुलर जीन के वजह से इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में ये फिनोटाइप होने वाला है, हम इस तरीके से मॉर्फोलॉजिकली हम उस चीज़ को देख सकते हैं, मतलब मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स का पता लगाए उसके जीनोटाइप्स को देखकर, तो उसको कहते हैं रिवर्स जेनेटिक्स ना। ये JRF 2022 का क्वेश्चन है, तो लेट्स सी ये क्या बोलता है। लाइक अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, असर्शन एंड रीजन, एंड यू हैव टू टेल विच स्टेटमेंट इज राइट विच इज रॉन्ग। नाउ अकॉर्डिंग टू असर्शन, मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है, मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन, एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज इन मियोसिस द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस फ्रॉम डिप्लॉयड टू हैप्लॉयड। ये दो स्टेटमेंट है, इसमें हमें बताने की वेदर बोथ स्टेटमेंट आर राइट और रॉन्ग, अगर दोनों ठीक है, रीज़न सही है नहीं है ए स्टेटमेंट का या नहीं, तो हमें पता है कि अंडर मियोसिस 2n गेट हाफ 2n, और इसका रीज़न यही होता है कि जो भी क्रोमोसोम होते हैं, लाइक ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये सेपरेट हो जाते हैं और दो डिफरेंट डॉटर सेल्स में चले जाते हैं और गैमेट्स में चले जाते हैं, और इनके अंदर क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। सो मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है, हाफ हो जाते हैं कंटेंट, क्योंकि इसके अंदर हाफ हो जाता है कंटेंट, और ये चीज़ इसमें एक्सप्लेन की हुई है कि मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है डिप्लॉयड से हैप्लॉयड में। सो दोनों स्टेटमेंट राइट है, बोथ ए एंड आर आर राइट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अकॉर्डिंग टू मी द आंसर इज ए। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, इसमें दिया है कि लाइक हम लोगों को बताना है नंबर ऑफ कितने क्रोमोसोम होंगे अलग अलग पार्ट ऑफ इस मेज़ के अलग अलग पार्ट्स में। लाइक सपोज मेज़ में डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर उसने बोला है गिवन है 20 है, तो एंडोस्पर्म में कितने होंगे, पोलन मदर सेल में कितने होंगे, पोलन ट्यूब न्यूक्लियस में कितने होंगे, रूट टिप सेल में कितने होंगे। तो मैं पहले एंडोस्पर्म, इन सब की अगर आपको प्लॉइडी पता है कि भाई क्या प्लॉइडी है इनकी, तो आप आसानी से बता सकते हो। लाइक वी नो दैट एंडोस्पर्म्स पहले सेल हैव आर्टिप्लॉइडेड नेचर, 3n होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो n वी हैव 10, 3n 30 हो जाएगा। तो इन में से ऑप्शन, इन तीन में से इस तरीके से, लाइक सी ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे। अब पोलन मदर सेल, ये 2n इन नेचर होता है, क्योंकि पोलन मदर सेल से ही फर्दर पोलन ग्रेन्स बनने वाले हैं, तो ये 2n इन नेचर है। नाउ जो ये पोलन ट्यूब का न्यूक्लियस है ये n होगा पोलन ट्यूब न्यूक्लियस में, ये पोलन ट्यूब n इन नेचर होगी, एंड पोलन रूट टिप 2n नॉर्मल डिप्लॉयड इन नेचर होंगे। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। लाइक एंडोस्पर्म सेल के अंदर 30 होंगे, पोलन मदर सेल में 20, पोलन ट्यूब न्यूक्लियस में 10, रूट टिप में 20, 30 20 10 20, 30 20 10 20, ऑप्शन डी। सो थैंक यू। अब इसके फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।